एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए ना सोर्स ऑफ इनकम की बहुत ज़रूरत होती है। स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, जिससे कोई जिंदगी में आपको ना दिक्कत ना आए और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कहीं हाथ ना फैलाना पड़े। और उसके लिए ज़रूरत क्या होती है? एक नौकरी की। मुझे पता है आपको बाहुबलियों की कहानी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन क्योंकि मैं क्राइम की कहानी सुनाता हूँ तो ये भी ज़रूरी है कि आपको ना इतना अलर्ट रखूँ कि आप गलती से भी किसी क्राइम के लपेटे में ना फंसे। इसलिए आज की कहानी हर उस इंसान को देखनी चाहिए जिसके पास मोबाइल है, बैंक अकाउंट है, घर में बीवी बच्चे और बहन हैं, और ख़ास करके उनको तो ज़रूर देखना चाहिए जिनको नौकरी की तलाश है या फिर वो नौकरी करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी ना आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकती है। कैसे? वो अभी आप आगे कहानी में देखिए। देखिए, साधारण परिवार जो होता है ना, मिडिल क्लास टाइप, वहाँ पर लोगों का पेट पले न पले लेकिन उनके मन में सपने बहुत पलते हैं। इसी तरह बिहार के एक साधारण परिवार का एक लड़का होता है सैफ। मन ही मन उसके भी बहुत सपने पल रहे थे और उसे पूरा करने के लिए उसे उम्मीद थी एक नौकरी की, जो उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। सैफ काफ़ी परेशान था। उसके आंखों के सामने उसके सभी सपने जो है ना वो उसको बिखरते हुए दिख रहे थे। अगर नौकरी नहीं मिलती तो उसका परिवार कैसे चलता, उसकी बहन की शादी कैसे होती, खुद उसके भविष्य का क्या होता। सैफ अभी उम्मीद हारने ही वाला होता है कि तभी उसे एक कॉल आता है। ये कॉल नबी आलम का होता है, जो सैफ को नौकरी ऑफर करता है। और उस काम के लिए मिलने वाली जो रकम थी ना, वो सैफ के सोच से भी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जिसके तलाश में वो था। सैफ घर पहुंचकर नौकरी मिल जाने की बात सबको बताता है। सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसकी माँ तो खुशी होकर दोनों हाथ उठाकर खुदा को शुक्राना करने लगती है और कुछ मीठा बनाने के लिए तैयारी में लग जाती है। लेकिन अगले ही पल सैफ कुछ ऐसा कहता है कि सभी के चेहरे पर उदासी छा जाती है। सैफ कहता है कि नौकरी तो लग गई है, लेकिन उसके लिए घर से बहुत दूर कंबोडिया जाना होगा। माँ इतनी भोली होती है ना कि वो कहती है, कोई बात नहीं, कुछ दिन बस से चले जाना, बाद में स्कूटी ले लेंगे। सैफ की माँ के इस बात पर उसके पिता झल्लाते हुए कहते हैं, अरे ये समंदर पार जाने की बात कर रहा है किसी और देश में, जहाँ जाने का मतलब है ये सालों तक वापस नहीं लौटेगा। ये बात सुनने के बाद माँ चूल्हे की आंच को बंद करती है और धरने पर बैठ जाती है घर में ही कि उसका बेटा अपने शहर और घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, उसके आंखों के सामने ही रहेगा। इस बात पर सैफ अपने परिवार वाले को समझाता है कि उसके हाथ किस्मत से ये मौका लगा है, वो उसे जाने नहीं देना चाहता। उसे नहीं पता कि दोबारा उसे इतनी अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके साथ ही वो कहता है कि अगर वो कंबोडिया जाएगा काम करने के लिए तो उसे 4 गुना ज़्यादा पैसा मिलेगा और उससे वो अपने परिवार की किस्मत बदल देगा। माँ पूछती है कि वहाँ काम क्या करेगा तू? सैफ अपनी माँ को किसी हसीन सपने की तरह अपने जॉब के बारे में बताने लगता है कि नबी भाई ने कहा है कि जॉब एक बड़ी से चाइनीज कंपनी में लगा है, जहां वो किसी साहब के तरह जाएगा और बड़ा सा कंप्यूटर होगा उसके सामने, सारा काम उसी पर करना है, डाटा एंट्री का काम है, और शाम होते ही वापस घर आ जाएगा। 1-2 साल वो वहाँ काम करेगा, अच्छा खासा कमा लेगा, उसके बाद तुरंत वो वापस घर आ जाएगा अपने परिवार वाले के पास। अब यहाँ सैफ की माँ को उसका काम तो समझ नहीं आता है, लेकिन बेटे के चेहरे की खुशी देखकर वो अपने कलेजे के टुकड़े को दूर विदेश भेजने के लिए राजी हो जाती है। पिता जैसे तैसे कर्ज लेकर एजेंट के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। फिर सैफ नबी आलम के भरोसे भारत से दूर कंबोडिया पहुंच जाता है, एक ऐसे देश में जिसका शायद बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। कंबोडिया पहुंचते ही सैफ की मुलाकात वहां मिलने वाले आदमी से हो गई, जो उससे हालचाल भी नहीं पूछता है और सीधे उसे एक वीरान जगह में एक बिल्डिंग में ले जाता है। वहाँ एक कॉम्प्लेक्स में उसे बिठा देता है। वहाँ पर पहले से ही उसकी उम्र के काफ़ी लड़के बैठे होते हैं। बातचीत से पता चलता है कि आज यहाँ पर ट्रेनिंग मिलेगी और कल से काम शुरू होगा। कुछ देर में ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है, लेकिन डाटा एंट्री की नहीं बल्कि कॉल सेंटर की।
जिसमें सिखाया जाता है कि लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उन्हें कन्विंस कर कर उनसे ओटीपी लेकर उनका अकाउंट कैसे खाली करवाया जा सकता है। सैफ को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ आया किस लिए था और हो क्या रहा है। जिस आदमी के साथ वो यहाँ आया था उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर सैफ के सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही अपने पास रख लिए थे। सैफ पढ़ा लिखा था, इसलिए उसे समझ तो आ गया था कि वो किसी ट्रैप में फंस गया है। वो उस आदमी से भी बात करता है लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है। बस एक टारगेट मिलता है कि आज जो सिखाया गया है ना उसे ही फॉलो करके कल से कितने लोगों के साथ फ्रॉड करना है। अब जॉब के नाम पर ना चाहते हुए भी सैफ कंबोडिया में बैठकर अपने ही देश के लोगों के साथ साइबर क्राइम करने को मजबूर हो गया था। वो मायूसी के साथ ऑफिस आता, दिन भर लोगों से ठगी करने के बाद वापस अपने मन में गलानी लेकर लौट जाता था। इस बीच उसने ना अपने घर वालों से बात की, ना ही उनके किसी मैसेज का जवाब दिया। लेकिन जब उसे वहाँ गए काफ़ी दिन हो गए तो एक दिन उसकी माँ लगातार कॉल पर कॉल किए जा रही थी। ना चाहते हुए भी सैफ को वो कॉल उठाना पड़ा। माँ उसे खूब डांटती है और फिर पूछती है कि वो कैसा है, सब ठीक तो है ना। इस बात को सुनकर सैफ के आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन वो कहता है अम्मी यहाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास है, टाइम पर खाना और सो जाना, लेकिन ऑफिस में इतना काम होता है ना कि बात करने की फुर्सत ही नहीं होती है। ये बताओ कि आपको पैसा तो मिल रहा है ना। माँ कहती है बेटा पैसे तो मिल रहे हैं, तू वापस कब आएगा। असल में ऐसे कई माँ के बेटे, पत्नी के पति और बच्चों के पिता विदेश में मिलने वाले झूठे जॉब के वादों के ट्रैप में ऐसे फंस गए हैं ना कि वो चाह के भी वापस नहीं आ पा रहे हैं। ऊपर के कहानी में सैफ नाम तो काल्पनिक है, लेकिन ये कई लोगों के असल जिंदगी की कहानी है। वो कहानी जहां वो ऐसे फंस गए हैं कि अपने परिवार से बहुत दूर है। आज की ये कहानी सुनाने के पीछे DW की एक रिपोर्ट है, जिसमें उस वेब सीरीज की असली किरदार की कहानी है जो अब तक भारत में साइबर क्राइम के ऊपर बनी एक अच्छी कहानी मानी जाती है। नेटफ्लिक्स के उस सीरीज का नाम है जामतारा, जो वहाँ के एक परिवार की असली हकीकत है, राजस्थान के एक परिवार की। इस सीरीज में जिसकी कहानी सेंटर में चल रही है ना, उसका असली नाम प्रदीप मंडल है, जो अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर लोगों के खातों से पैसे उड़ाने का काम करते हैं। शुरुआत प्रदीप ने बैंक अधिकारी बनकर लोगों से फर्जी कॉल करने से शुरू की, लेकिन धीरे धीरे वो नए नए तरीके से लोगों को लूटते हैं, जैसे कि सेक्सटॉर्शन। और वो कैसे होता है वो मैंने आपको एक कहानी में बताया है, आप चैनल पर देख लीजिएगा। इसके अलावा नकली पुलिस अफसर बन के भी वो लोगों को ठगते हैं। वो फ़ोन करके कहते हैं कि आपके नाम से FIR हुआ है, आपको जल्द ही अरेस्ट किया जाएगा। अब लोग ये सुनकर डर जाते हैं और आपके डर को ही देखकर वो आपको और डराते हैं। फिर वो सामने ही से ऑफर करते हैं कि चलो मैं केस को रफा दफा कर दूंगा, इतने पैसे लगेंगे। फिर वो आपसे पैसे ले लेते हैं और कहीं गायब हो जाते हैं, या फिर तब तक आपसे पैसे लेते हैं उस FIR के नाम पे जब तक कि आप डरते रहते हैं। डर तो डर, ये लोग आपके अंदर के हवस को भी बिजनेस की तरह आपको ही परोसकर आपको ही फंसाते हैं। कुछ ऐसे कि वो आपको फ़ोन कर कर कहेंगे या कहीं ऐड आपको दिखेगा कि अमीर घर की महिला को प्रेग्नेंट करना है और उसके लिए आपको ही लाखों रुपए मिलेंगे। ये सुनकर लोग भी फंस जाते हैं कि पैसे तो मिलेंगे ही और साथ में एक सुंदर औरत के साथ रिश्ता भी बनाने का मौका मिलेगा। अब ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे फंसाया जाता है, इसके ऊपर भी मैंने एक कहानी सुनाई है, वो आप चैनल पे ज़रूर देखिएगा। उसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब बर्थ सर्विस के नाम पर लोगों को फ़ोन से ट्रैप कर ठगा जा रहा है। अब आते हैं उस स्कैम पे भी जिसकी कहानी मैंने आपको शुरू में बताई, सैफ के नाम से। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ऐसा ही स्कैम ना बिहार के नरकटियागंज जिले के सैफुल्ला के साथ हुआ था। नबी आलम नाम के एक आदमी ने लाखों रुपए लेकर कंबोडिया उसे भेज दिया एक चाइनीज कंपनी में डाटा एंट्री की जॉब करने के लिए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो साइबर स्लेवरी के दलदल में फंस गया, यानी कि उसे साइबर गुलाम बना दिया गया। वहां उसे मजबूर किया गया कि तुम्हें लोगों के साथ साइबर फ्रॉड करना है, जहां उसे हर दिन 150 भारतीयों को कॉल करके ठगने का
टारगेट दिया जाता था। मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको डाटा एंट्री के जॉब के नाम पर विदेश ले जाया जाता है और वहां आपको टारगेट देकर आपसे क्राइम करवाया जाता है। लेकिन लगभग 2 महीने के गुलामी के बाद सैफुल्लाह ना किसी भी तरह से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन ये बात सिर्फ सैफुल्लाह की नहीं है। बीते दिनों ये खबर हेडलाइन थी कि कंबोडिया से 14 भारतीय नागरिक को साइबर गुलामी के दलदल से निकाल के लाया गया था। लेकिन ये बात सिर्फ सैफुल्लाह की नहीं है और ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिसे बचाकर वापस लाया गया है। ऐसे अनगिनत लोग आज भी ऐसे देश में फंसे हैं ना, जहां पर भारत की भी बहुत नहीं चलती है और ना ही वो लोग खुद वहां से वापस आ पा रहे हैं। लेकिन समझने की बात यहाँ क्या है कि वो लोग इस दलदल में फंसते कैसे हैं, विदेश में जॉब मिलने के नाम पर। इसलिए किसी के कहे पर या किसी के भरोसे पर यूं ही देश छोड़कर मत जाइए। पहले उस जॉब और उस कंपनी की पूरी तरह से वेरिफिकेशन कीजिए कि वो सच में भी या नहीं है, या आपको यूं ही कहीं फंसाया जा रहा है। इन दिनों कई एयरपोर्ट्स पे भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिससे कि कम से कम लोग अगर वैसे किसी जगह पे फ्लाई कर रहे हैं तो उनको एक तरह से एक नोटिस दे दिया जाए, जिससे उनके दिमाग में ये आ जाए कि उनके साथ भी ऐसा कोई स्कैम हो सकता है, उनको भी साइबर क्राइम के जो दलदल में फंसाया जा सकता है, इसलिए वो उससे अवेयर हो जाएं। और ये होगा तभी जब आप अपने आसपास होने वाले क्राइम से अवेयर रहेंगे। इसलिए ये जो तमाम स्कैम हैं, इससे बचने के लिए ऐसे इन्फॉर्मेशन भी आपके पास पहुंचना ज़रूरी है। इसलिए ही आज मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ। बाकी ये पूरी कहानी सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। स्क्रीन पर आपको एक बारकोड दिख रहा होगा, उसे स्कैन करके आप व्हाट्सएप पे सीधा मुझसे बातचीत कर सकते हैं। अब इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नीचे सब्सक्राइब का एक बटन दिख रहा होगा, उसे दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी कहानी जब भी मैं लेकर आऊँ ना तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका